हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 21 सितंबर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आपके एग्जाम में, चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हूबहू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो टॉपिक को हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, इसका हम लोग नोट्स बनाते हैं, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल आपका जो है ना, अभी यूपी पीसीएस का जो है ना एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, अभी हुआ है बीपीएससी 71 का। इससे पहले आपका यूके पीसीएस का हुआ था। अब जाके वहाँ का क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का देखिए, जो हम लोग ट्रेडिशनल टॉपिक को डिस्कस करते हैं, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, हूबहू क्वेश्चन या मैपिंग का हो, देखने को मिला। और हमने एक वीडियो को जो है ना 2 दिन पहले अपलोड कर दिया है कि जनसत्ता क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें प्रूफ दिखाया गया है कि जो आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, जैसे अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो हमास में आप देख रहे हो ना, बार बार आरोप लगाया जा रहा है इजराइल जो है ना वहां पे नरसंहार कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। तो होलोकॉस्ट जो टर्म को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी 71 में, वो कहाँ से पूछा? वो हमास को लेकर ही पूछ दिया, क्योंकि हम लोग बार बार डीप एनालिसिस में वो चीज को चर्चा करते हैं। फिर आप देखो वहां पे ओजोन लेयर को लेकर कि उसमें कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्या थीम है, उसको लेकर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया। तो जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग यकीन मानिए। और हाँ, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। पहले हमारा जो लिंक था ना टेलीग्राम का, वो उसमें जीएस कुटुम्बकम जो है ना नाम दिखाया करता था या शो करता था। अब वहाँ पे जीएस अमर हो गया है, ठीक है? तो आप लोग जो है ना उसको क्लिक करके टेलीग्राम जॉइन हो सकते हैं। उसकी प्रक्रिया आप लोग जो है ना कमेंट करके या हमारे ग्रुप में वो चीज़ बार-बार आपको रिकॉल कर दिया जाता है कि कैसे ऐड होना है आपको, आप लोग जान सकते हैं। क्लियर है? और साथ ही हमारा बीपीएससी 71 का भी जो है ना पीडीएफ कोर्स चल रहा है। उसमें जो भी करंट के मुद्दे हैं, जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से डील किया जाता है। बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है। आप लोग सुनिएगा ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ, चलो ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट के फ़ेवर में किया गया है। और यकीन मानिए, आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। अभी जो मेंस 71 का होगा, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। अभी आपका यूपी पीसीएस का जो मेंस होगा, उसमें हेल्प करेगा। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। आज संडे है ना, थोड़ा-सा लेट से हमारा न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा संडे से जो है ना बहुत सारे हमारे काम पेंडिंग होता है ना, तो धीरे-धीरे इसको सॉल्व किया गया। फिर लास्ट में हम अपना न्यूज़पेपर को, जो हमारा प्रायोरिटी है कि किसी भी टाइम जो है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो हम आप लोग को रिकॉर्डिंग आज रात भर में भेज दिया जाएगा। ठीक है? पीडीएफ के साथ। अभी जो है ना भारत अमेरिका रिलेशन याद रखिएगा। भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है, इंडिया और इंडिया वर्सेस और अमेरिका, ठीक है? तो इसको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तनाव देखने को मिल रहा है। किन-किन मुद्दों पे? तो पहला मुद्दा याद रखिएगा, पहला जो मुद्दा है ना, वो है टैरिफ को लेकर, ठीक है? टैरिफ को लेकर पहला मुद्दा। आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछेगा कि हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच में विवाद देखने को मिला, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? टिप्पणी करें। तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो टैरिफ के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिसमें 50% का जो है टैरिफ लगाया गया। दूसरा, आप बात करोगे H-1B वीज़ा के बारे में। H-1 वीज़ा जो अमेरिका में जो कंपनियाँ हैं, वो लोग जो है ना आउटसोर्सिंग करती है, बहुत सस्ते में इंडिया से जो है ना जो प्रोफेशनल है, इंजीनियर, डॉक्टर, उसको हायर करती है H-1 वीज़ा के माध्यम से। 2 हो गया। थर्ड में अगर हम लोग बात करें, चाबहार पोर्ट जो है ना, इसको लेकर भी विवादित है। क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जो भी कंट्री चाबहार से जुड़ा हुआ है, तो उसपे हम प्रतिबंध लगाएँगे, उसपे हम टैरिफ लगाएँगे फिर से। ये विवाद देखने को मिल रहा है। हालाँकि अभी जो है ना 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, तो वहाँ पे जो है ना इन्होंने फ़ोन किया और बातचीत किया, और जो अपने संबंधों को लेकर आगे बातचीत करने को लेकर यहाँ पे सहमति किया गया है। ठीक है? हम लोग कारण को देख लिए। अब देखिए, एच-1 जो वीज़ा है ना, उसका प्रभाव भारतीयों पे पड़ेगा। क्योंकि एच-1 जो वीज़ा है ना, उसका 70% यूज़ कौन करता है? भारत करता है। ठीक है? तो अब जो वहाँ पर जाएँगे काम करने, उनको $1,00,000 मतलब 90 या 88 लाख जो है ना रुपया आपको हर साल देना होगा इस P-1 वीज़ा के लिए। ओके? ध्यान रखिएगा। तो इससे जो है ना बोझ बढ़ेगा और जो संख्या था वो घटेगा। जो जॉब करते थे अमेरिका में H-1B वीज़ा पे, तो उनका जॉब की जो संख्या घट जाएगा। अब भारत को, मतलब जो
इंडियंस है, उसको भारत में रह के या अन्य कंट्री की तरफ मूव करना होगा। ये हो गया। इससे प्रभाव सिर्फ भारतीय नहीं होंगे, अमेरिका भी होगा। जो अमेरिका का जो कंपनी होता था, ठीक है? उसको सस्ते में जो है ना मज़दूर लेबर मिल जाता था। लेबर कहने का मतलब प्रोफ़ेशनल जो इंजीनियर होंगे हो गए, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब जो है ना सस्ते में हायर करता था। अब वो ऑप्शन खत्म हो गया, तो वहाँ पर भी दिक्कत होगा। अब उसको महँगे में जो है ना लेबर लोग मिलेंगे, क्लियर है? तो संभावना वहाँ पर भी हो गया, प्रॉब्लम वहाँ भी हो गया। जो अच्छे-अच्छे जो प्रोफ़ेशनल थे, जो आईटी उद्योग से जुड़े हुए थे, उनकी संख्या वहाँ पे घटेगा, तो वहाँ पे इनोवेशन का भी दिक्कत करेगा वहाँ पे, पेटेंट का भी दिक्कत करेगा और भारत में जो है ना, इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है? गुजरात के भावनगर में। तो यहाँ पे बात किया गया है, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए आपका थॉट जो बिल्ड करेगा ना, जो अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच, वो यहीं से जो डील करेगा। आज के टाइम में, आज का जो समय है ना, कोई भी बड़ा दुश्मन, कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है, बल्कि हम लोग जो दूसरे देशों पे जो निर्भर हैं, लाइक तेल के लिए हम लोग क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, दाल को इम्पोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते हैं। आप देखो ना, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लगभग $100 बिलियन का जो है ना हम लोग का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। तो हम लोग जो है ना, जैसे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जैसे कि आप देखो टीवी वगैरह भी जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जो बड़े-बड़े डिजिटल बोर्ड है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सब हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। फ़ोन वगैरह भी इम्पोर्ट करते हैं ना? तो दूसरे देशों पे निर्भरता, जैसे कि राफ़ेल, हम लोग कहाँ से खरीदते हैं राफ़ेल? फ्रांस से खरीदते हैं ना? एस-400 कहाँ से खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। अमेरिका से अपाचे खरीदते हैं। ये सब क्या है? दूसरे देशों पे निर्भरता, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। क्लियर है? तो हमें जो है ना, हर छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान हमें खुद रखना होगा, खुद उसका पूर्ति करना होगा। हम लोग सेमीकंडक्टर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी विक्रम करके आपने नाम सुना होगा, वो छोटा सबसे सेमीकंडक्टर जो है ना, चीफ बनाया गया है, विक्रम नाम का, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें देखिए कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? दूसरे देशों पे निर्भरता। तो हम लोग स्वदेशी, अभी दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, दुर्गा पूजा आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कोशिश या प्रयास रहेगा ना, कि हम लोग अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट को खरीदें। जैसे हम लोग लर्री वगैरह खरीदते हैं, चाइनीज़ लर्री खरीदते हैं ना, उसकी जगह हम दिया का प्रयोग करेंगे, दिया का यूज़ करेंगे। हाँ, थोड़ा-सा महँगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमी में पैसा क्या होगा, रोटेट होगा, सर्कुलेट होगा। इससे हमारा इकोनॉमी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है? इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए, लोगों का परचेज़िंग पावर बढ़ना चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जैसे दिवाली में अगर आप 10,000 का शॉपिंग करते हैं ना, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि 9 से 10,000 जो है ना आपका इंडिजीनियस प्रोडक्ट में हो, तभी हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। इसके लिए अभी जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ है, जहाँ पे पहले 28% लगता था जीएसटी, अब वहाँ पे 18% हो गया। जहाँ पहले 12% लगता था, वहाँ 5% हो गया। ऐसा करके रिफॉर्म किया गया है, ठीक है? और जो हमारे स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करता है या जो लग्ज़री प्रोडक्ट है, उसमें 40% का टैरिफ मतलब जो है ना जीएसटी लगेगा। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं हमारे इकोनॉमी के लिए। अभी जो है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना, मलयाली जो अभिनेता है मोहनलाल जी को मिलेगा 2023 का, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए ना, सबसे पहला दादा अवार्ड जो फाल्के अवार्ड है ना, वो किसको मिला था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। यहाँ तक कि यूके पीसीएस में भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड को लेकर पूछा हुआ है। इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया। और आपको बता दें, जो भारतीय सिनेमा जो क्षेत्र है ना, उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये क्वेश्चन बीपीएससी का एएसओ में, डीएसओ में पूछा है ये वाला। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है? हाँ, अभी जो ट्रम्प सरकार है, उन्होंने H-1B वीज़ा के लिए $1,00,000 जो है ना, शुल्क लगा दिया है कि अगर आपको H-1 वीज़ा चाहिए तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। लगभग 88 लाख करोड़ माफ़ कीजिएगा, 88 लाख रुपए आपको पे करना होगा साल भर के लिए। और H-1B वीज़ा आपको पता है ना, कि अगर मान लीजिए कोई अमेरिका कंपनी है, वो किसी को हायर करती है या कंपनी में रिक्रूट करती है इंडियन को, तो H-1B वीज़ा के माध्यम से ही रिक्रूट करती है। उससे सस्ते में जो है ना, मज़दूर वगैरह मिल जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अब ये जो प्रोविज़न खत्म होगा, तो फिर इनको महँगे मज़दूर मिलेंगे, जो अमेरिकन मज़दूर होंगे, वो महँगे होंगे। इससे कॉस्टिंग बढ़ सकता है और जो प्रोफ़ेशनल की संख्या वहाँ पे घट सकता है, जो इनोवेशन अमेरिका में चलता है, वो घट सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो भारत का बैंगलोर है, हैदराबाद है, वहाँ पे लोग जो है ना, आना आकर्षित होंगे, ठीक है? वहाँ पे हमारा जो है ना, बढ़ेगा।
एक जो दिग्गज हैं हमारे इकोनॉमी के, उन्होंने कहा था कि जब इंडिया के सामने चैलेंजेस आता है ना, तब इंडिया जो है ना मजबूत बनेगा। अभी भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक लक्ष्य जो है ना डेवलप कंट्री बनना है। तो भारत डेवलप कंट्री ऐसे ही थोड़ी ना बनेगा। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करेगा अभी, ठीक है? और सबको जो है ना सॉल्यूशन निकालेगा भारत। तभी तो 2047 तक डेवलप कंट्री बनेगा। ओके? जैसे आपने देखा होगा 1998 में जब हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री वाले भारत पे दबाव बनाते थे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन भारत ने इसको चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया कि हमको न्यूक्लियर टेस्ट करना ही होगा। तो भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही गोपनीय रखा। यहाँ तक कि भारतीय लोग को भी नहीं पता था। कुछ गिने-चुने लोग ही जानते थे कि भारत जो है ना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो भारत को भी ऐसा ही अपने चुनौतियों पे जो है ना अ, बहुत ही गंभीर रूप से जो है ना काम करने की ज़रूरत है। तभी भारत जो है ना आत्मनिर्भर बनेगा। यही चीज़ ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें H-1B वीज़ा यूज़ करने वाला भारत जो है ना लगभग 70% यूज़ भारत ही करता है। तो जो लोग बताइए भारत से जो अमेरिका जाते थे काम करने के लिए, अब उनको भारत में ही जो है ना काम करना होगा या भारत या अन्य देशों में जाके काम करना होगा। इससे क्या होगा भारत का जो इकोनॉमी जो है ना बूस्ट होगा। पहले जो मेहनती लोग थे, जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता था, वो रुकेगा। ये देखिए सबरीमाला जो मंदिर है ना, ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबरीमाला। और ये चर्चा में पता है क्यों रहता है? क्योंकि महिलाओं के प्रवेश को लेकर यहाँ पे चर्चा में रहता था सबरीमाला मंदिर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 8वीं 8th शेड्यूल हमारे संविधान का। हम बात करेंगे यहाँ पे एसटी दर्जा को लेकर। हम बात करेंगे करमाली भाषा के लोग लेकर। हम बात करेंगे कुर्मी कम्युनिटी जो समुदाय है उसके बारे में। देखिए, अभी जो है ना ट्रेन रोको पहल किया गया उड़ीसा और झारखंड में। क्यों किया गया? तो कुर्मी जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसको जो है ना एसटी का दर्जा डिमांड किया जा रहा है और ये आपको झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है? आपसे पूछेगा कि कुर्मी जो है ना चर्चा में रहा था क्या है? तो एक जो है समुदाय है जो कि एसटी का डिमांड कर रहे हैं। ये लोग करमाली भाषा बोलते हैं और इसको 8th शेड्यूल में डालने की डिमांड किया जा रहा है। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बता दें 8th शेड्यूल में ना भोजपुरी को भी शामिल करने का जो यहाँ पे कवायद चल रहा है, डिमांड चल रहा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर किसी किसी भी भाषा को अगर 8th शेड्यूल में डालिएगा ना तो अन्य भाषा का फिर डिमांड काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को काफ़ी सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। क्लियर है? चलिए। उसके बाद एसटी दर्जा, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिल जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा? तो उनको जो है ना अगर एसटी का द मा नहीं माफ़ कीजिएगा, जो 8th शेड्यूल में किसी भाषा को अगर शामिल करते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? तो उस भाषा का विकास के लिए साहित्य लिखे जाएँगे, लिटरेचर लिखे जाएँगे, वहाँ पे साहित्य अवार्ड मिलेगा। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो ना, 22 भाषा में देते हो ना, तो अब उस भाषा में भी आप दे पाओगे, ओके? और यहाँ पे जो स्कॉलर लोग जो है ना और इसका जो है काफ़ी प्रतिशत बढ़ेगा इस भाषा का। इस भाषा के जो पढ़ने-लिखने वालों की संख्या बढ़ने लगेगा। इससे भाषा का जो अस्तित्व है, वो मजबूत होगा। ऐसा जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए एसटी का दर्जा मिल जाता है इस कम्युनिटी को, तो क्या फ़ायदा होगा? तो अभी एमएलए, एमपी या पंचायती राज सिस्टम में जो एसटी का जो सीट रिज़र्व है, वहाँ पे इनको फ़ायदा होगा। ठीक है? कुर्मी कम्युनिटी को। और बता दें आपको, जो जॉब है, जॉब में एसटी का जो रिज़र्वेशन है, वो इनको मिलेगा। एसटी, एससी जो अलग से जो एक्ट बने हुए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनको फिर वो लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो ये सब बेनिफिट मिलता है। लोगों को ये सब चीज़ पता नहीं होता, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, जनसत्ता, आपको जो है ना, बहुत बेसिक जानकारी हो जाएगा। एक जो ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आपको न्यूज़पेपर को साथ में पैरेलल लेके चलना ही होगा। जैसे हमारे लिए जीने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन चाहिए ना, उसी प्रकार हमें पढ़ाई करने के लिए हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, हमारा विचारधारा, हमारा जो थॉट है, वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट की तरह मैच करे, तो आपको पेपर पढ़ना ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो दिग्गज होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं ना, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जाता है। उनका थॉट आप जान पाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ, हमारी व्यूअर की तरफ से ही कमेंट मैंने जो कमेंट करते हैं ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना एनालाइज़ किया जाता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखा जा रहा है कि वहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप जो है ना पेपर को पूरा कंप्लीट करवाएँ। आपको बता दें, देखिए बहुत सारी न्यूज़ जो होते हैं ना, उसको इग्नोर किया जाता है। आप सभी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है? जैसे आज हमने 17 से 18 टॉपिक लिया, क्यों? क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए।
अब बात करेंगे H-1B वीज़ा शुल्कों को लेकर हम लोग चर्चा में कर रहे हैं ना, वही बताया गया है कि कंपनी जो है ना, अब आउटसोर्सिंग बढ़ जाएगा। देखिए, अब इंडिया वाले यहाँ जाएँगे नहीं, बहुत कम जाएँगे, तो उनको सस्ते में मज़दूर मिलेगा नहीं, तो लोग अन्य देशों से जो है ना आउटसोर्सिंग करेंगे, क्लियर है? और ट्रम्प सरकार बोल रहा है कि हमारा आर्थिक जो सुरक्षा है, उसको नुकसान पहुँचता है। वहाँ की जॉब जो है ना, इंडियन लोग खा जाते हैं, ठीक है? और आपको बता दें यहाँ पे, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको नुकसान पहुँचता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक जो घटना घटा था कि एक मर्डर हो गया था, ठीक है? तो वो जो है अवैध तरीके से जो अमेरिका में एंटर करते हैं, उनको रोक लगाने के लिए बोला गया था कि H-1 वीज़ा को हम कंट्रोल करेंगे, ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंपनियों को भी अब महँगा पड़ेगा। यहाँ पर बात किया गया है कि भारत की अपॉर्च्युनिटी है, अगर H-1B वीज़ा अमेरिका लगाता है और $1,00,000 वसूलता है, तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि जो प्रयोगशाला है, जो पेटेंट है, नवोद्यम है, वो हमारे शहरों जैसे कि हैदराबाद और जो बैंगलोर है, उधर मूव कर जाएगा, ठीक है? हमारे यहाँ इनोवेशन बढ़ेगा, हमारी जो मैन पावर है, वो इंडियन लोग ही यूज़ कर पाएँगे, अपने देश के विकास के लिए। ये सब चीज़ फ़ायदे का लिखा हुआ है। जो बेहतरीन डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, वो इंडिया में रह के ही सेवा अपना देंगे। तो भारत कैसे नहीं बूस्ट करेगा? करेगा ना? यही सब लिखा हो गया है पॉजिटिव अप्रोच में। यहाँ पर देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री इन्होंने कहा कि हम छात्रों के लिए लगभग 2920 करोड़ रुपए खर्च किया गया और सही बात है, बिहार में आप देखोगे ना, बिहार एक रोल मॉडल है। आपको बता दें एजुकेशन के मामले में, महिलाओं के उत्थान के मामले में, आपको बता दें महिलाओं को अब पंचायती राज सिस्टम आप देख लो, पंचायती राज सिस्टम देख लो, वहाँ पे 50% का रिज़र्वेशन है, तीनों लेयर पे, है ना? जो जिला परिषद हो गया, फिर ब्लॉक समिति हो गया, फिर ग्राम पंचायत, 50% का रिज़र्वेशन है, कुछ राज्यों में ही है और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है और बिहार का देखा-देखी जो है ना, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है ना 50% रिज़र्वेशन किया। ये हो गया। अब बताते हैं, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम है ना, उसमें 35% जो रिज़र्वेशन है, सीधा-सीधा बिहार की महिलाओं को मिलेगा। इतना बेनिफिट आपको किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा, जितना बिहार प्रयास कर रहा है। ये हो गया और देखिए यहाँ पे यहाँ की जो महिलाएँ हैं ना, अगर 10th पास करती है, 12th पास करती है, ग्रेजुएट हो जाती है ना, तो इनको 10,000, 25,000 यहाँ तक कि ₹12,000 इनको इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि आप आगे पढ़ाई कर सको। यहाँ पे महिलाओं को पोशाक दिया जाता है, ताकि आपको ड्रेस वगैरह में पैसा खर्च ना करना पड़े। आपको सरकार देगी, आपको साइकिल सरकार देगी, आपको भोजन सरकार देगी। ये देखिए ना महिलाओं के लिए कितने-कितने सारे पॉलिसी यहाँ पे लेकर आया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार में, यूपीएससी मेंस दोगे ना, वहाँ पूछेगा कि बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने कौन-कौन सा प्रयास किया है? टिप्पणी करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन-कौन सा स्कीम सरकार ने लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री बालिका योजना हो गया, आप देखो ना साइकिल योजना हो गया, बालिका पोशाक योजना हो गया, फिर यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना हो गया, कन्या उत्थान योजना योजना हो गया। या ऐसे में पूछेगा कि अभी बिहार में महिलाओं को लेकर काफ़ी जो है ना चैलेंजिंग है, तो इसको सुधार करने के लिए सरकार ने एजुकेशन लेवल पे कौन-कौन सा पॉलिसी बनाया? तो आप इसके बारे में चर्चा करो। यही सब एग्ज़ाम में लिख के आना होता है, ठीक है? साथ ही आपको बता दें जो 2920 करोड़ रुपए खर्च किया गया ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विज्ञान जो प्रयोगशालाएँ हैं, लैब हैं, फिर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर कक्ष होते हैं, छात्रावास, डिजिटल क्लासरूम, सब पे खर्च किए जा रहे हैं। बिहार एक रोल मॉडल बनता जा रहा है, आपको बता रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ के जो प्रोडक्ट है ना, उसको जो है ना इंटरनेशनल ब्रांड बनाया जा रहा है। मखाना का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, पायरेट्स का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो। बिहार में यही सब के लिए फेमस है। लोग जो आपको रील वगैरह में दिखाते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, आप यकीन मानिए, बिहार का जो इतिहास और जो वर्तमान है, अब धीरे-धीरे ग्लोरीफाई हो रहा है, ठीक है? लोग बिहार को जान पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के बारे में गलत प्रचार किया जाता था। वहाँ पे अपराध है, वहाँ पे ये हाँ, अपराध आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट का भी कार्य जाके देखिए वहाँ पे, ओके? और बिहार में टूरिस्ट को लेकर काफ़ी पोटेंशियल है। बिहार में आप बराबर पहाड़ का आपने नाम सुना होगा, भगवान बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान मिला है, बोध गया, इसका गया जी नाम कर दिया गया। ये सब चीज़ जो है ना आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, ओके? चलिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यूरोप पे जो ना साइबर हमला हो गया। तो ऐसा नहीं जो यूरोप में हुआ तो भारत में नहीं हो सकता। भारत भी इसको बारीकी से नज़र रखा हुआ है। भारत के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि थर्मल पावर हो गया, भारत का जो जितने भी डिफेंस सेक्टर वाले हो गए, उस पे भी हमला हो सकता है। तो जैसे कि अब आप देखोगे यहाँ पे यूरोप में जो हीथ्रो हवाई अड्डा है, वो कहाँ पे है? लंदन में है। वहाँ पे साइबर हमला हो गया। तो जो यहाँ पे
जो बोर्डिंग पास वगैरह होता है, जो एंट्री करने का जो प्रोसेस होता है, वो सारे जो है ना यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आवाजाही वाले जितने भी ट्रेन कहते हैं, माफ़ कीजिए, जो प्लेन थे, उनकी उनके टाइमिंग को चेंज करना पड़ा। यात्रियों को काफ़ी जो यहाँ पे असुविधा होना पड़ा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ पे हमला हुआ तो सब बस यही प्रभावित होगा, इससे कनेक्ट होंगे, जहाँ पे ये जगह प्लेन उड़ के जाएगा, वो भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो साइबर हमला का एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा, और जो है ना हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ पे, लंदन में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत और कनाडा का रिलेशन को लेकर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2023 में आपने देखा था कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है, काफ़ी नीचे आ गया था, काफ़ी विवादित हो गया था, दोनों में बन नहीं रहे थे। पता है ना मुद्दा क्या था? तो आपसे मेंस में पूछेगा कि भारत-कनाडा के बीच जो है ना, हाल के वर्षों में जो है ना, काफ़ी गिरावट आया था संबंधों में। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है और हाल के वर्षों में कौन से प्रयास किए गए हैं? तो आपको बता दें, G7 जो समिट हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया। और भारत जो है ना वैश्विक मुद्दे पे क्या सोचता है, क्या भारत का अप्रोच है, वो सुनने के लिए लोग वहाँ पे बेकाबू थे। मतलब बेकाबू कहते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना, उत्सुकता थे, एक्साइटेड थे। क्योंकि ग्लोबल मुद्दे पे भारत क्या सोचता है, क्या करता है ना, वो सब जानना चाहते हैं। क्योंकि भारत का जो जो क्या बोलते हैं थीम होता है ना, जो भारत का अप्रोच होता है, वो काफ़ी होलिस्टिक होता है। भारत शांति स्थापित करना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि भारत जो है ना, बुद्ध का भूमि है, ना कि युद्ध का भूमि है। ऐसा बार-बार स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बता दें कि जो विवाद हुआ था 2023 में, एक खालिस्तानी नेता था, उसका मर्डर हो गया था। तो कनाडा के जो पीएम थे उस समय, वो भारतीय जो डिप्लोमैट थे ना, उस पे आरोप लगा रहे थे कि ये लोग ही मर्डर करवाए थे। तो भारत ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। कनाडा को बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप हमें सबूत दें, तब हम इस चीज़ को मानेंगे। वरना ये जो है ना बेबुनियाद जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, वो आपके और हमारे लिए सही नहीं होगा। और अभी सुधार के लिए क्या होगा? G7 के बारे में आप चर्चा कर देंगे। यहाँ पे जो है ना रचनात्मक कदम उठाने पे सहमति बना है, कि हमारे ठीक है, विवाद हुआ, ठीक है, हमारे रिश्तों में गिरावट आए, लेकिन अब इस चीज़ को इग्नोर करना होगा, भूलना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि भारत और कनाडा जो है ना टैरिफ को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका वाला जो है ना कनाडा पे भी टैरिफ लगा दिया था। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अभी गाज़ा पे हमला हो रहा है ना इज़राइल के द्वारा, जिनोसाइड और होलोकॉस्ट वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा, यहीं से तो पूछा। इसलिए तो हम लोग बार-बार टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको जो है ना लगे कि हाँ, हम सही चैनल पे हैं, हम सही पीडीएफ पढ़ रहे हैं, सही लोगों को हम सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ देश है, जैसे पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, कनाडा है ना, अब वो फ़िलिस्तीन को एक कंट्री के रूप में दर्जा देने के लिए यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जब फ़िलिस्तीन को अगर कंट्री का जो है ना दर्जा दिया जाएगा एक देश के रूप में, तो यहाँ पे जो इज़राइल है ना, वो जो गाज़ा के खिलाफ जो हमला कर रहा है, उसको और बढ़ा देगा। तो जो शांति होना चाहिए था, वो शांति नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ पे नज़र बनाए रखना होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए, एक होता है कैट, जो सेंट्रल जो आर्बिट्री ट्रिब्यूनल होता है, कैट है ना? एक होता है न्यायपालिका। दोनों के बीच में फ़र्क होता है। जैसे कैट में होते हैं ना, गैर न्यायिक सदस्य, मतलब जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो आईएएस, आईपीएस होते हैं, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये लोग जो है ना सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। तो यहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि जो कैट होता है ना, वो सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने में हिचकिचाते हैं या नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए समय-समय पर उनको प्रशिक्षण देना ज़रूरी होता है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कैट में जो मेंबर होते हैं, उसमें न्यायपालिका से भी जुड़े होते हैं और ब्यूरोक्रेट भी होते हैं। तो ऐसा जो है ना विविधता डाइवर्सिफ़ाई को दिखाता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उनको समय-समय जो है ना प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, तभी वो जो है ना निष्पक्ष होके काम कर पाएँगे। यहाँ पर बात करेंगे H-1B वीज़ा को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पे जो 70% जो निकले भारतीय यूज़ करता है, डाटा याद रखिएगा। 50% का जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा भारत पे, ये भी विवादित है। और विदेश नीति में क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा विपक्ष वाले जो है ना, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, वो विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, लेकिन आपके जो नेतृत्व में यहाँ पे 70% जो भारतीयों को जो H-1B वीज़ा मिलता था, उसमें अब चुनौती होगा। 50% टैरिफ लगा दिया गया है। चाह बाहर जो बंदरगाह है, उसको लेकर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाएगा भारत पे, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर बात किया गया है इनके द्वारा जो है संडे को आर्टिकल आता है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 26 जो है ना, 25 से 28 जो है ना हमारा जो आर्टिकल है, वो धर्म की स्वतंत्रता को लेकर बात करता है। राइट टू रिलीजन के बारे में बात करता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ को याद रखिएगा।
साथ ही आपको बता दें, हिंदू धर्म जो है ना काफ़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, वो ईसाई है और वो है मुस्लिम। ये भी याद रखेंगे फैक्ट को, ओके। ये बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वक्फ जो अधिनियम है, उसमें कुछ प्रावधान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे चर्चा में आ गया है। ये ये भारत का जो मैप है ना, किन-किन कंट्री से कौन-कौन सा प्रोविज़न लिया है, ध्यान रखिएगा, बार-बार पूछता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ब्राज़ील किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल जो है ना, किन-किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है बिहार का? पूछेगा आपसे। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कंट्री है, कौन-कौन सा साझा करता है, उसको ध्यान रखना है आपको। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट को ये ध्यान में रखना है आपको। और कौन-कौन सा महत्वपूर्ण घटना किन-किन राज्य में हुआ था, वो ध्यान में रखना है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और ये पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्रोसेस को के लिए आपको जो है ना इंक्वायरी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। बहुत लोग उसमें ऐड हुए हैं। अभी तक बता रहे रिक्वेस्ट जो है ना 10-12 लोग का रिक्वेस्ट अभी पड़ा हुआ है। हम किसी को ऐड नहीं किए वहाँ पे। क्लियर है? बहुत लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं कि मेंस का कोर्स में ऐड होना है। तो आप लोग क्वेरी करते रहिए, आप लोग ऐड कर दिया जाएगा। अब बहुत जल्दी आप लोग को कुछ सरप्राइज़ दिए जाएँगे, बहुत जल्द। ठीक है? चलिए, इससे आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। धन्यवाद।